नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे डिजिटल कंटेंट कितना कंट्रोल। कहने का मतलब कुछ यूं है कि सरकार नया बिल लेकर आ गई है जिसमें अब डिजिटल कंटेंट बनाने वाले, खास तौर पर जो न्यूज़ या करंट अफेयर्स पर अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, अपने इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं, किसी तरह का न्यूज़ कंटेंट तैयार करते हैं, अपनी राय रखते हैं, उनके लिए अब नियमों में सख्ती बढ़ेगी या कंट्रोल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंप्लायंसेस खास तौर पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिसे एक हद तक एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वॉइस समझा जाता है, उस पर भी अब एक अलग तरह से कंट्रोल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके दोनों पक्ष हैं। इसका एक ये पक्ष भी है कि वहाँ पे कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन दूसरा एक पक्ष है कि वहाँ एक व्यक्ति अपनी आवाज़ को रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, अपनी बात को रख सकता है। अब इसे किसी दायरे में लाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कंटेंट क्रिएटर्स को किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लुएंसर्स के लिए इसमें क्या है? वैसे तो बहुत सारी विस्तृत गाइडलाइंस है जिसमें एडवर्टाइजिंग से लेकर इन्फ्लुएंसर्स से लेकर तमाम चीज़ें हैं। तो एक बड़ा दायरा है और बड़े प्रकार के लोगों को ये कवर करेगा। थोड़ा आपको एक आइडिया देने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, उससे हम समझ पाएंगे कि इस बिल में क्या है और जब ये कानून बनेगा तो इसमें क्या लेकर आएंगे। तो देखिए, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल पर की चर्चा इस समय हो रही है। अभी इसे कानून बनने में वक्त है, अभी एक ड्राफ्ट है। न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्ती की तैयारी है। जैसा मैंने आपको बताया, कंटेंट माना जाएगा प्रोग्रामिंग और ब्रॉडकास्टिंग, यानी इस समय जो रेगुलेटेड मीडिया है जैसे टीवी, अखबार वगैरह, वहाँ एक नियम कायदा कानून है, उसी के तहत ये आ जाएगा, जहाँ पर प्रोग्रामिंग और ब्रॉडकास्टिंग, इवन रिटन टेक्स्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, पॉडकास्ट भी इसके अंदर आएंगे। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय होगी। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस समय आप किसी भी तरह से अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, उसमें वो जिम्मेदारी वाला भाव नहीं होता है, लेकिन अब वो जिम्मेदारी, वो अकाउंटेबिलिटी यहां पर आती हुई दिखाई देगी। इंटरमीडियरी की भी जिम्मेदारी तय होगी। आगे चलते हुए कार्यक्रम में बात करेंगे कि इंटरमीडियरी से मायने क्या हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी यहां पर तय होने वाली है। ऑनलाइन विज्ञापन में भी, जी हाँ, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है उसके लिए भी यहां पर कुछ नियम आने वाले हैं और कॉपीराइट को लेकर भी यहाँ पर सख्ती बढ़ती हुई नजर आएगी। पायरेसी को रोकने के लिए एक कदम है इसकी, ये आई थिंक इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर चीज़ें फिलहाल थोड़ी सी राय में, अलग अलग राय में बटी हुई है। तो हम भी आज यहाँ पर एक राय निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आ रहा है और क्या होना चाहिए, क्या बदलेगा, क्या वैसा ही रहेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर हर्षवर्धन त्रिपाठी, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हर्ष, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं। आपके लिहाज से ये जो बिल आ रहा है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये जो बदलाव सब आने वाले हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए विपिन जी, चूंकि हम पत्रकार से कंटेंट क्रिएटर की तरफ आए हैं, तो हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सा फर्क होता है समझने का। जैसे हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जर्नलिज्म कर रहा हो और जब तक वो संगठित था, मतलब संस्थागत था, किसी भी मीडिया के साथ आप हैं, तो कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं था जो न्यूज चला रहा हो और बिना किसी रेगुलेशन के हो। वो रेगुलेशन ऐसा नहीं था, वो कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन रेगुलेशन हर मीडिया हाउस का था। ब्रॉडकास्टर का अलग था, प्रिंट का अलग था। एक समय में प्रेस काउंसिल थी जिसकी मीडिया काउंसिल बनाने की बात कही गई, जो आज तक नहीं हो पाया है, जिसमें टीवी को भी शामिल करना था। अब ये जो नया मीडिया आया है, इसमें नए तरह के लोग आ गए और बड़ी वैरायटी ऑफ कंटेंट्स है। मतलब कोई ये कह नहीं सकता, बता नहीं सकता कि आप यूट्यूब पर जा रहे होंगे या आप तो एक्स पर भी जा रहे होंगे या फेसबुक पर जा रहे होंगे, तो आपको कौन सा कंटेंट कहां मिलेगा। तो एक तो कैटेगराइजेशन बिल्कुल नहीं है, कोई किसी को कुछ पता नहीं। दूसरा, हम जैसे लोग जो जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आए हैं, उनको फिर भी एक पता है कि इसके आगे नहीं जाना है, एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कोई खबर गलती से चली गई तो उस पर हम कैसे उसको सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, हम उसकी माफी भी मांगेंगे, हम उसका क्या करेंगे, वो सब कुछ हमें पता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और वो गलत नहीं है, वो अच्छा है कि एक बड़ा वर्ग आया जिसको लगता है कि हम अपने अपने हिस्से की खबर बता देंगे, अपने अपने हिस्से की चीजें बता देंगे। और उसमें सिर्फ न्यूज नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं उसमें। यहां तक ऐसे लोग शामिल हैं कि आप मान लीजिए कि बिजनेस चैनल पर बड़े एक्सपर्ट आते हैं तो उनके नीचे डिस्क्लेमर भी चलता है, वो बताते भी हमारा कहां एक्सपोजर है। यहां बैठे बैठे आपको
जाने कितने शेयर खरीदने बेचने की सलाह देने वाले ढेर सारे इन्फ्लुएंसर भी मिल जाएंगे। यानी हर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। अब सरकार को कहीं न कहीं जाके तो उसे रोकना पड़ेगा। रोकना मतलब किसी को रोकना नहीं, लेकिन उसका नियमन करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। अब एक चीज उसमें होती है कि क्या ये जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं या इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके ऊपर कंप्लायंस का बोझ पड़ने वाला है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन से बात बनेगी क्या? क्योंकि ड्राफ्ट में कई चीजें हैं जो परेशान भी करती हैं, लेकिन इसकी जरूरत तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि होनी ही चाहिए। अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो अथॉरिटीज को पता होना चाहिए और उस दर्शक को पता होना चाहिए, व्यूअर को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और कुछ गलत तो आपके सामने नहीं पेश कर रहे हैं। राइट तो यहां पर ध्रुव, जैसा हर्ष भी कह रहे थे कि अब एक कैटेगराइजेशन होने वाला है, अब कुछ चीजें करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस एक कंटेंट क्रिएटर हैं और सीधे अपनी बात रख देंगे। अब एक कमिटी फॉर्म करने की बात कही गई है जिसमें अलग अलग तरह के लोग आपको रखने होंगे। ऑथराइजेशन कमिटी इसको कह रहे हैं, जहां से एक तरह का एक इंटरनल अपना सिस्टम होगा कि भाई जो आप दिखाने जा रहे हैं, क्या वो वर्ग, समाज, तमाम चीजें, तमाम स्टैंडर्ड पर क्या वो सही है, क्या ये मैसेज जनता तक इसी तरीके से जाना चाहिए। और डेफिनेटली ये सब जुड़ेगा तो जैसा अभी हर्षवर्धन ने कहा कि कंप्लायंस आएगा और कंप्लायंस की कॉस्ट होगी। तो क्या ये कहें कि अब ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए सारा कामकाज महंगा होने जा रहा है और साथ में उसमें कानून तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आई थिंक इसके साथ साथ विपिन आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो सभी के इंक्रीज होने वाले हैं। पर आई थिंक बड़ी क्वेश्चन ये है कि ये इस लेवल की कंट्रोल जो है होना चाहिए या नहीं। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी की एब्सोल्युटली जरूरत है, पर आई थिंक ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्कोप इसका नैरो करना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज, फाइनेंस, जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको एप्लीकेबल है? क्योंकि अगर आप ब्रॉडली सिर्फ बोल दो कि ऑनलाइन जिसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, लोग तो ब्लॉग भी डाल रहे हैं, अपने खाना बनाते हुए डाल रहे हैं, क्या उनको भी कमेटी बनानी पड़ेगी? तो आई थिंक इसमें काफी क्लैरिटी की जरूरत है। तो आई थिंक जितना है कि इसमें न्यूज और करंट अफेयर कंटेंट्स की लाइन है। हाँ जी, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कहा गया है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी है जो कि अलग है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो लोग खाना बना के डालते हैं वो अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो इन्फ्लुएंसर कहलाएंगे। बहुत सारे लोग स्वास्थ्य पे सलाह दे देते हैं कि ये खा लीजिए, इससे पतले हो जाएंगे, ये कर लीजिए, वो इससे ऐसा आपको फायदा होगा, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं जो कैटेगरी आती है जिसमें आप कह रहे हैं कि किसी तरह का न्यूज रिलेटेड कंटेंट। अब न्यूज एक बहुत बड़ा ग्रुप, मतलब परिभाषा हो गई, एंड करंट अफेयर्स। हाँ जी, तो एब्सोल्युटली आपने जैसे कहा, अगर कंप्लायंस कमेटी पूरी बनानी पड़ेगी एंड आपका रेगुलेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स सबके जो है कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है, और इफेक्टिवली आप एक सर्टेन ऑडियंस के बियॉन्ड जब जाते हैं तो ये एक बिजनेस की तरह ही इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो काफी डिसेंट्रलाइज हो गया है मीडिया एक पर्सपेक्टिव से। ये एक इंडिविजुअल मीडिया एजेंसी की तरह ही ऑपरेट करते हैं काफी न्यूज मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स। तो उनके ऊपर कुछ लायबिलिटी तो अब आएगी ही, एब्सोल्युटली। पवन दुग्गल साहब भी जुड़ गए हैं जो कि खास तौर पे इस तरह के नियम कायदे कानूनों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। तो पवन साहब, इसमें जो है अब सब कुछ इंक्लूड करने की बात कही है। जैसा मैं कह रहा था कि ऑनलाइन न्यूज आप कह लीजिए, हालांकि न्यूज की परिभाषा काफी बड़ी है, करंट अफेयर इंक्लूडिंग न्यूज लेटर्स, यानी कोई रिटर्न टेक्स्ट है, ब्लॉग है, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, पॉडकास्ट हो गया, वीडियोस तो खैर भी ऑब्वियसली इसमें है। कितना परिवर्तित हो जाएगा जिस तरीके से सोशल मीडिया को हम अभी देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं? मुझे लगता है चेष्टा की जा रही है कि हम कहीं ना कहीं संपूर्णतः जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडियम है, इकोसिस्टम है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें। उस दिशा में ये ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में बात की जा रही है। अभी तक उसका ऑफिशियल वर्जन पब्लिक डोमेन पे नहीं है, तो हम उसके पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें पब्लिकली रिपोर्ट हुई हैं, उससे एक चीज साबित होती है, क्या हम व्हील को रीइन्वेंट तो नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट बिल ठीक वही पहलुओं पर फोकस करने की बात कर रहा है जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी रूल्स 2021 के साथ कहीं ना कहीं कवर है। देखिए,
भारत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जब कोई व्यक्ति कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करता है, तो वो भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कवर हो जाता है। और जब आप इस तरह की बात करते हैं, जब आप थर्ड पार्टी डेटा की बात करते हैं, तब आप इंटरमीडियरी की परिभाषा में आ जाते हैं। आईटी रूल्स 2021 ठीक इसी बात के ऊपर परिभाषित कर चुके हैं विभिन्न प्रकार के ड्यू डिलिजेंसेस। यहाँ तक कि अगर आप न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स के पब्लिशर्स हैं या ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के पब्लिशर्स हैं, तो आप पर विशेष प्रकार की नई ड्यू डिलिजेंस परिभाषित की जा चुकी है। आपको जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उनका पालन करना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला कुछ देर तक विचाराधीन भी है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम ये ब्रॉड लैंडस्केप कवर कर चुके हैं आईटी एक्ट और आईटी रूल्स 2021 में, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस ब्रॉडकास्ट बिल से अचीव क्या करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगी, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। एक ही व्यक्ति एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इंटरमीडिएट होगा, दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो आईटी एक्ट में आएगा, तीसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो ब्रॉडकास्ट बिल में आएगा। तो वो अपना काम करेगा या आईटी एक्ट को कंप्लाई करेगा या ब्रॉडकास्ट बिल को कंप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के कंप्लायंस हेवी ड्रिवन काइंड ऑफ लेजिस्लेशन को लाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए इस सेक्टर को, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, कहीं ना कहीं थम सा जाएगा। तो वो उसका कहीं नकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी पड़ सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ लॉस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो है क्या और वो किस तरीके से अन्य लॉज के साथ मैप अप करता है, क्योंकि ये जो लॉ है ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट स्पेशल लॉ है। ऑलरेडी मुझे विरोधाभास नजर आ रहा है आईटी एक्ट में और इस ब्रॉडकास्ट बिल में। आने वाला समय बताएगा कि क्या टेक्स्ट आएगा और से किस तरह से क्या क्या लीगल रेपरकशंस उभर कर आएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल चूंकि जैसा आपने कहा कि जो चीजें ऑन रिपोर्ट हैं या हमें रिपोर्ट्स में मिल रही है हम उस पर ही बात कर रहे हैं, तो हर्ष जी ये जो हम इवैल्यूएशन कमेटी की बात कर रहे हैं सीईसी की, और जो कि लिखा भी गया है साफ साफ कि अपने खुद के एक्सपेंस पे बनानी है और उसमें एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन आपको रखना है, जिसमें लोग होंगे जो सोशल ग्रुप से जुड़े होंगे, महिलाओं से जुड़े होंगे, चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, और आपको बाकायदा इन नामों को, इस कमेटी की पूरी सूचना गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी, और जब कभी कुछ ऐसा मामला आएगा तो आपको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आपको लगता है कि अभी जितने भी लोग हैं उसमें से कितने लोग इस तरह का कंप्लायंस कर पाएंगे? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि सरकार इस तरह से अगर देख रही है तो अभी उसे शायद या तो समझ नहीं हो पा रही कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स कैसे देश भर में तैयार हो रहे हैं। एक आप देखते हैं कि कुछ लोगों की टीम है, बड़ा सेटअप है, वो बड़े एक तरह से कहें कि मीडिया हाउस की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन शायद ही इस देश के 99% क्रिएटर्स के पास ये स्थिति होगी कि वो कोई अपनी टीम बना रहे हो। इस देश में जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो अकेले हैं, उनके साथ कोई एक आदमी है या अधिकतम 2 से 3 आदमी होंगे। औसत 5 आदमियों वाली टीम वाले क्रिएटर 95% नहीं है, मतलब 5% से भी कम होंगे। ऐसे में ये वाला कंप्लायंस से मुझे जो सबसे ज्यादा चिंतित करता है, और उसमें जो फाइन करने की और उसको बढ़ाते जाने की बात है, ये बेहद खतरनाक है। दूसरा एक इसका हिस्सा है, अगर आप ये कहेंगे कि पंजीकरण के तौर पर, तो ये अच्छा होगा कि सरकार रजिस्ट्रेशन करे, सरकार को पता हो कि कोई न्यूज चैनल कहां से चल रहा है। जैसे ये इंटरनेट का मसला है, कहीं से भी कोई चला सकता है, वो भारत में है, भारत के बाहर है, जहां पर है अगर उसके कंटेंट से कोई समस्या है तो उसके ऊपर तब कंप्लायंस लागू हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप अपनी कमेटी बनाइए, आप उसमें कंटेंट तय करिए, कंटेंट का जो कुछ भी होगा उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी कमेटी में होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। और मैं इसको ड्राफ्ट में, मतलब खबरों में ही देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से संभव है। 99% लोगों को तुरंत अपने चैनल बंद करने पड़ेंगे, और इसमें जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स की परिभाषा दी गई है उसमें तो समझना ही मुश्किल होगा। मेरा ये मानना है कि सरकार को क्रिएटर के तौर पर एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। जो क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली न्यूज या फाइनेंस रिलेटेड चीजें, उनके ऊपर एक नियमन की जरूरत है। और सरकार को अगर लगता है तो जैसे दूसरी जगहों पर बॉडी बनाई है, यहां भी वो बॉडी बनाए, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा।
तो जैसा हर्ष भी कह रहे हैं, ध्रुव, क्विकली एक सवाल कि जो पैरोडी अकाउंट्स होते हैं या एनोनिमस अकाउंट्स होते हैं, क्या ये ऐसी व्यवस्था से वो तुरंत बंद हो जाएंगे? हो ही जाने चाहिए आई थिंक। टेक्निकली अगर लीगली देखा जाए तो बंद हो जाने चाहिए, पर ऑब्वियसली इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। जैसे हर्षवर्धन जी ने बोला है कि और मैंने भी अभी ऊपर ऊपर से ही ड्राफ्ट पढ़ा है, इसको अप्लाई करना काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये इंडिविजुअल क्रिएटर्स है, बिना नाम के ऑपरेट कर रहे हैं। अनलेस आप प्लेटफॉर्म के साथ भी टाई इन करें कि आपका आधार वेरिफिकेशन कुछ करनी पड़ेगी, उसके बिना आप ट्रैक कैसे करेंगे इन सबको? पता नहीं इस तरह की चीजें हैं, आई डोंट नो कैसे कि भाई मैं बाजार में उतरूं और मैं कहूं कि 10 लोगों की कमेटी है, आपके चैनल के साथ मुझे जोड़ लीजिए और मैं आपको कहूंगा। पता नहीं, ये आगे की बातें, शायद बहुत ज्यादा अभी सोच लेना सही नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मसला और भी होगा कि जो अभी तो मैं अपना YouTube खोलूं तो मैं पाकिस्तान के वीडियो देख सकता हूं, मैं बांग्लादेश के क्रिएटर्स के वीडियो देख सकता हूं, मैं अक्रॉस द वर्ल्ड, चाइना, अमेरिका, किसी भी देश के। लेकिन क्या ये कानून आ जाने के बाद ऐसा हो जाएगा कि उन लोगों को भी अगर इंडिया में अपना कंटेंट दिखाना है तो इसी कानून के तहत खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस सवाल का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद देंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कि नया ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या डिजिटल कंटेंट को काफी हद तक कंट्रोल में ले आएगा, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, और जिस तरह की डिटेलिंग इसमें की गई है तो क्या जैसे हम सोशल मीडिया पर एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करते हैं या आपको एक ऐसा मीडियम है जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कंप्लायंसेस इतने हैवी और हार्ड हैं। तो जो अच्छे जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या उनके लिए भी यहाँ दिक्कतें पैदा हो जाएंगी? लगभग इसी लाइन पे सारी बातचीत हो रही है। तो पवन साहब, क्या, जैसे मैंने जिक्र किया ब्रेक के पहले कि अभी तो मैं पूरी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स को इंडिया में देख लेता हूं, लेकिन अगर ये बिल आता है तो क्या फिर वहां पर भी एक फिल्टर, एक छलनी लग जाएगी? देखिए, छन्नी लगाने की पावर तो सरकार के पास ऑलरेडी है, ब्लॉकिंग करने की पावर है धारा 69A भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो वो पावर तो कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है अगर चुनिंदा परिस्थितियों का होना मौजूद हो, जैसे अगर वो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, या पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध को इम्पैक्ट करता है, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी को इम्पैक्ट करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जब ये कानून बना रहे हैं तो हमें कुछ बुनियादी चीजें समझनी होंगी। पहला, कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। दूसरा, इंटरनेट ना तो कभी सोता है ना ही कुछ चीज भूलता है। जब हम ये बुनियादी फीचर्स, कैरेक्टर्स इंटरनेट के अपने सामने रखेंगे, तब हमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें किस तरह का कानून चाहिए। पहली बात आपको समझना होगा कि ब्रॉडकास्ट कानून केवल भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर लागू होगा, भारत के बाहर नहीं। दूसरी बात, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि बाहर से ब्रॉडकास्ट होने वाले जो भी कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट है हम भारतवर्ष में देख नहीं पाएंगे। अव्वल तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हुआ तो सरकार उसे ब्लॉक कर सकती है, लेकिन अधिकांश कंटेंट को हम देख पाएंगे। जो बुनियादी इशू है वो ये है कि आप कैसे इन आउटसाइड इंडिया जो बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें कैसे विवश करेंगे, क्या भारत के ब्रॉडकास्ट बिल के प्रावधानों का पालन करें। अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पिछले 24 सालों में हमने ये देख लिया है, सीखा है कि भारत का IT एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के प्रावधान तो हैं, लेकिन 24 सालों में हम उसे भारत के बाहर लागू करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इस लर्निंग्स को हमें समझना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ब्रॉडकास्टर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स भारत के अंदर विद्यमान है, उन्हें संदेश जाना भी जरूरी है कि आप ब्रॉडकास्टिंग के नाम पर किसी को बिलो द बेल्ट मार नहीं सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, भारत की सॉवरेन इंटरेस्ट को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो आप पर ठोस कानूनी कार्रवाई होगी। अभी तक तो ये सिलसिला है, लेकिन अब एक और कानून आने वाला है, आ गया है, इसके अभी रूल्स बन रहे हैं जिसे हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। उसके तहत भी सरकार जो लोग उन कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे उन पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रावधान आ रहे हैं। मुझे लगता है जो भी इस स्पेस में है उन्हें जो इमर्जिंग लीगल डेवलपमेंट्स हैं
उससे ज्यादा जी, तो समझाना हर्ष जी पड़ेगा। यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा समय लगभग समाप्ति पे आ गया, तो हर्ष आप अपनी बात कह दीजिएगा क्विकली। और साथ में मेरा सवाल कि क्या जिस स्वरूप में अभी हम इस बिल को डिस्कस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये एज इट इज आता हुआ दिखाई देगा या इसमें अभी काफी परिवर्तन होंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जो कुछ अभी तक हमको दिख रहा है वो व्यवहारिक है, वो संभव ही नहीं है, ये सरकार लागू नहीं कर पाएगी। और अगर इतना ये सरकार लागू करने की स्थिति में होती तो मैं इस मामले में तो बड़ा कमजोर इस सरकार को मानता हूं। इनकी बात कोई भी इंटरमीडिएरी जो है वो सुनता नहीं है। जो भी अभी जो यूट्यूब के जरिए या अलग अलग एक्स पर भरमार पड़ी हुई है, दुनिया भर के गंदे अकाउंट, दुनिया भर के रेसिस्ट अकाउंट, दुनिया भर के एक दूसरे को कास्ट रीजन के आधार पर, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की अगर वीडियो बाइट काट कर उसको गलत तरीके से पेश कर दिया जा रहा है, तब भी सरकार काम नहीं कर पा रही। तो मैं तो इस सरकार को बहुत कमजोर मान रहा हूं। मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन ठीक है, एक हद तक जो मिनिमम कंप्लायंस होता है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसको दूसरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं, वो उनको नुकसान ही करेगा। जी, चलिए, तो यहाँ पर मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन अभी इस पे आगे और चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो ये हम जो जैसा दुग्गल साहब कह रहे थे कि रिपोर्टेड कंटेंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं, उन बिंदुओं पे एग्जैक्ट ड्राफ्ट आएगा, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, तो हम चीज़ों को और बेहतर जान पाएंगे। और फिर वो जब लॉज में कन्वर्ट होगा, और अभी एक बात बहुत सही बोली दुग्गल साहब ने कि इतने एग्जिस्टिंग लॉज हैं, तो ये आपस में किस तरह से क्रॉस करेंगे और चीज़ें कहाँ बैठेंगी। तो आई थिंक ये पूरा सिनेरियो जो है ये काफ़ी हद तक चेंज होता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन कितना होगा, रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे, कितनी चीज़ें ऑब्लिगेशन में आएंगी और कितनी चीज़ें फाइनल होगी, ये सारी शायद देखने वाली बात होगी। फिर इस पर और चर्चा की जाएगी जब एग्जैक्ट ड्राफ्ट हमारे हाथ में होगा। लेकिन फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।